और शेख अब्दुल्ला ने फूल वाले चाचा से कहा कि हमको एक विशेष आर्टिकल चाहिए जिससे भारत राज जम्मू कश्मीर में अपना दखल ना दे सके। तो आर्टिकल 370 की बात हुई, तो वो तो ऐसे तमाम कामों को दूसरे लोगों को टरका देते थे, उनको मालूम था, उन्हें तो आता जाता तो कुछ था नहीं। उन्होंने कहा अंबेडकर के पास चले जाओ। अंबेडकर भारतीय राजनीति का, अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि हमारे यहां सर नेम देख करके बड़ी राय बनाई जाती है, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अंबेडकर भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी था, दो टूक बात करता था। दलालों ने, इस देश के बुद्धिजीवियों ने उस आदमी के हर उस तत्व को, जो इतने शार्प थे, जो एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, वो उसने अपने जीवन में कहा, लागू करने के लिए लड़ गया। लेकिन दलालों को तो सत्ता चाहिए थी, उन्होंने उस आदमी की बात को ही खारिज कर दिया। अंबेडकर से शेख अब्दुल्ला जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये है, ये है, ये है, ये है। बोले शेख अब्दुल्ला साहब, मैंने आपकी बात सुन ली, आपको ये चाहिए, ये चाहिए, आप भारत को बदले में क्या दोगे? उन्होंने कहा भारत को देने के लिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है। बोले मैं अपने जीते जी धारा 370 दे के पाप नहीं करूंगा। ये अंबेडकर के शब्द हैं, लेकिन अंबेडकर को कॉर्नर कर दिया ना, 370 आ गई। और फिर दूसरा पाप क्या किया? दूसरा पाप यह किया कि 1958 में, फूल वाले चचा का तो खास रिश्ता था ना शेख साहब से, उन्होंने 57-58 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव डाला और कहा कि देखिए आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है मेरे ऊपर, और मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और उनसे कहा कि आप राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर दिए, उनसे एक आदेश दबाव में डलवाया। उन्होंने आदेश जारी किया, और वो आदेश जो जारी हुआ वो 24 मई 1958 को भारत के संविधान में धारा के रूप में नजर आया, जिसे आप आर्टिकल 35A कहते हैं। इस देश के 1% लोगों को नहीं पता था, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, हिंदुओं के ठेकेदार जो सुबह शाम घूम रहे हैं, उन्होंने भी यह बात नहीं बताई। यह इंफेसिस करके बार बार मैं कहता हूं, अगर मेरे स्वार्थ में, मेरे चिंतन में राष्ट्र है, तो मैं राष्ट्र के प्रति ज्यादा वफादार रहूंगा कि संगठन के प्रति वफादार रहूंगा? संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। कभी सुना था आपने आर्टिकल 35 पे क्या होता है? हम तो दिन रात यही पढ़ते थे ना, आपका तो यही काम है दिन भर पढ़ने पढ़ाने का और राष्ट्र के चिंतन करने का। तो आर्टिकल 35A के बारे में 70 सालों ने किसी ने बताया कि आर्टिकल 35A है क्या? 370 तो कुछ था ही नहीं, सिवाय इसके कि साहब आपके सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले और संसद के कुछ फैसले लागू नहीं, बाकी तो सब नॉर्मल था। उससे क्या हुआ जा रहा था? जो जड़ में था वो आर्टिकल 35A था। और इसकी चर्चा लाहौर के प्रेस क्लब में मुझसे किसी ने की। मैं तो लॉ का स्टूडेंट भी नहीं हूं। मैंने जब यहां के हिंदुस्तान में लोगों से कहा तो लोग बोले तुम क्या पागलपने की बात कर रहे हो, ऐसा तो कोई आर्टिकल ही नहीं। बड़े बड़े वकीलों ने मुझसे कहा। तब भी जब मैं ये समझ चुका था, तो मैं तब भी किसी राष्ट्रवादी ने कहा नो नो ये मत उठाओ, नो ये अभी मत उठाओ, अभी तो हमें इसे छुपाने में ही फायदा है, क्योंकि दुकान बाद में चलाएंगे हम। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर राज्य को एक ऐसी ताकत देता था जिसके चलते जम्मू कश्मीर में किसी को भी नागरिकता देने का अधिकार था सरकार के पास। और जब नागरिकता देने का अधिकार है तो नागरिकता न देने का भी अधिकार है। और उसके चलते भारत में चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, वो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता। और नागरिक नहीं बनेगा तो वहां जमीन नहीं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने बड़े कैलिब्रेटेड अंदाज से, कुछ राष्ट्रवादियों ने चलाया नाटक किए कि देखिए साहब 370 की वजह से आप जमीन नहीं ले सकते, तो 371 की वजह से आप मिजोरम में भी तो नहीं ले सकते, मणिपुर में भी तो नहीं ले सकते, आप वहां ले सकते हैं क्या जमीन? आप नहीं ले सकते ना। लेकिन यहां जो असल जड़ थी उसे बाद के लिए रखा था, उसको फिर बाद में दुकान चलाएंगे हम,
पहले अभी ये करो। तो किसको मूर्ख बनाया? सरकार ने क्या किया छोड़ दीजिए, मुझे और आपको बता देते होता नहीं काम। और मैं जिंदा मिसाल देता हूं आपके सामने। आर्टिकल 35A ने जो पाप किया है, जिसके बारे में हमारे समाज में चर्चा नहीं हुई। अगर गली चौराहे पे चर्चा होती है तो मैं मानता हूं कि एक सामूहिक बात निकलती है, गली गली जाती है, कुछ समझदार लोग सुनते हैं, कुछ उसको डिबेट में लाते हैं, कहीं सही जगह उठाते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग उठाते हैं, कुछ संसद में उसको उठाते हैं। एक डिबेट बता दीजिए 70 साल में कि किसी ने आर्टिकल 35A का जिक्र भी किया हो कि यह क्या बला है। इसलिए बहुत सारे पापों के हम राष्ट्रवादी भी भागीदार हैं। सारा दोष दूसरे का नहीं है। 57 में उनका संविधान बना। भारत के संविधान में 1958 में धारा जोड़ी गई 35A। उनका संविधान 58 में बना, 57 में तैयार हुआ और 58 में लागू हो गया। वो कितने शातिर थे, यह बात किसी ज्ञानी ने नहीं बताई आपको, इसके लिए बहुत ज्ञान नहीं चाहिए था। 58 में जब जम्मू कश्मीर का संविधान बना तो उन्होंने कहा कि ये जो धारा 35A आपने हमें 58 में दी है, हम इसे संविधान में अपने लागू करेंगे, लेकिन इसके लागू करने की डेट 1944 रखेंगे। कैसी अजीबोगरीब बात लगती होगी आपको। एक धारा, एक कानून बन रहा है 58 में, लेकिन उस राज्य सरकार ने अपने संविधान में उसको लागू करने की डेट 1944 रखी। यह बताया नहीं गया देश को। यह 4-5 बातें बता देते लोग समझ जाते जम्मू कश्मीर में क्या खेल हो रहा है। नहीं बताया आपने। इसी के तहत आपको वहां 1944 की डेट क्यों रखी? वो बात अब खत्म हो गई, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि अभी भी हम कुछ चीजों पे चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए मुझे झगड़ा मेरा उनसे नहीं है, फूल वाले चाचा से और उनकी बेटी से झगड़ा नहीं है मेरा। उनके बारे में तो पता है ना मुझे, मुस्लिम लीग के बारे में तो पता है। शिकायत मुझे असदुद्दीन ओवैसी से नहीं है, मुझे तो उसका राय पता है, उसके बाप ने क्या किया, उसके दादा ने क्या किया, मुझे पता है। ये बात आपको भी पता है। शिकायत उनसे है जो आपके बीच में ठेका लेके घूम रहे हिंदुत्व का। वो बोले नहीं, मैंने सरकार का नाम कभी नहीं लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो समाज में काम करते थे। क्यों नहीं बोला उन्होंने? आप तो दिन भर यही काम करते हैं ना भाई। आपको ना बच्चे पालने हैं, ना घर चलाना है, तो ये क्यों नहीं बताया? ये ईमानदारी क्यों नहीं थी आप में? 1944 की डेट इसलिए रखी उन लोगों ने, वो शातिर थे अपने एजेंडे के प्रति। उनको इसमें नहीं था कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, हम ऐसे ही हैं भाई। 1923 मार्च 1940 में लाहौर के अंदर पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन पास हो चुका था, और वहां से लोगों ने जाना शुरू किया। 1944 आते आते वहां गोरखाओं के साथ, सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ में मारपीट होना शुरू हुई, और हिंदू वहां से, गोरखा वहां से, सिख वहां से भागना शुरू किया। तो ये जो कश्मीर का जो रूट है वो उस रूट से आए। एक ही ट्रेन चलती थी उस जमाने, और वो भाग के आए और जम्मू कश्मीर में आके रुक गए, आगे नहीं पहुंच पाए। क्योंकि 47 से पहले की जो कहानी थी, उस वक्त तक किसी को यह पता ही नहीं था कि देश बट भी सकता है। 44 तक नहीं लोगों को लगता था, लेकिन जब वहां मारपीट होने लगी तो वो कश्मीर जो बड़ा था, उस कश्मीर के रास्ते मीरपुर और मुजफ्फराबाद से होते हुए वो जम्मू आ गए। उन्होंने कहा चलो यही रह लेते हैं। 1944 के बाद 5600 हिंदू गोरखा परिवार भारत आए पाकिस्तान से, और वो जम्मू में बस गए। इसलिए उन्होंने कट ऑफ डेट रखी कि आर्टिकल 35A जो केंद्र के हाथ में ताकत थी वो राज्य को जा चुकी थी कि देश में किसको नागरिकता दी जाए, किसको न दी जाए, यह फैसला केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार की ताकत होती थी। लेकिन आर्टिकल 35 ने जम्मू कश्मीर को ताकत दे दी। तो उनको लगा कि अगर हमने 1944 से बाद की कोई डेट रखी, अगर 1958 की रखी, तो ये 5600 हिंदू परिवारों को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता देनी पड़ेगी। इसलिए डेट ही उन्होंने 1944 रखी कि उसके बाद के लोगों को हम नागरिकता नहीं देंगे। और दूसरा गेम क्या हुआ कि आर्टिकल 35A के तहत आज भी भारत का क्लेम है कि जो पाकिस्तान के पास जम्मू का हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा है, वो हमारा है। आज भी हम ये मानते हैं। हमारी संसद में 24 फरवरी
1994 को दोनों सदनों में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक रेजोल्यूशन रखा। कुछ कुछ मामले में नरसिम्हा राव बड़ा काम करके गए हैं, कुछ कुछ मामले में करके गए, और रेजोल्यूशन रखा और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक विवाद का मुद्दा है। उस आदमी ने जिस तरीके से सेंटेंस को कैलिब्रेट किया, इतनी खूबसूरती से उसने किया और अपना काम करके चले गए। उस वक्त यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो भी है, लेकिन वो आपके लिए काम आसान करके गया। इसीलिए कुछ लोग कहते थे कि वो धोती के नीचे नेकर पहनते हैं, लोगों को बाद में पता चला। वो रेजोल्यूशन पास हो गया आपके यहां, जब जिस आदमी को आपने 2014 में अकेला भेजा था उसे दिल्ली के लोगों ने घेर लिया, जामा मस्जिद के इमाम ने घेर लिया। आप समझदार लोग हैं, आपसे बड़ा राष्ट्रवादी इस देश में कोई नहीं है। हम अपनी पेन और पेंसिल नहीं देते किसी को, आपने तो 15 साल बने बनाए एक डॉक्टर को दिल्ली भेज दिया।